कभी हमारा भला चाहा नहीं और हमने अपने महापुरुषों की बात की पहरेदारी नहीं की है। क्योंकि अगर वोट हमारा है तो राज किसका होना चाहिए? तो वोट तो हमारा है ना, राज किसका है? और हमारे भी कुछ लोग उनके पीछे खड़े हो कहते हैं हमारा भी राज है, हमारा भी राज है। भाई आप बताओ, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। अगर किराए के मकान में रह के कोई ये सोचने लग जाए कि वो मालिक हो गया तो क्या मालिक बन सकता है? मालिक मालिक होता है, जिस दिन मालिक का मन करेगा कहेगा तेरे चलो बर्तन उठा चल भाग, कहेगा नहीं कहेगा? यही होता है ना मालिक। किराए के मकान में रह के हमारे लोग खुद को मालिक समझते, क्या उनकी हैसियत है? आप छोड़ो, इसका उदाहरण प्रैक्टिकली सुनो। 131 एमपीएस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, कल से कोई अन्याय हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे, सरकार गिरा देंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री चरणों में बैठा होगा आपके। लेकिन उनकी हिम्मत और हैसियत है कि कह दें कुछ। गुलाम से उम्मीद करते हो कि गुलाम आपकी बात कहते, गुलाम अपनी बात नहीं कहता। गुलाम का एक ही काम होता है, गुलामी करना। वो हाथ जोड़ के कहता है मैं इनको तनख्वाही नेता कहता हूं। कोई करे उसके साथ गलत करो, समझ आता है। लेकिन अगर आप ये सोच बैठो कि बाबा साहब अम्बेडकर की औलादें डर जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, गलत बात। जिनका इतिहास ही संघर्षों से लिखा गया वो डरने वाली औलादें तो है ही नहीं। लेकिन दर्द अक्सर बयान नहीं करता हूं क्योंकि दर्द दिखाने से बताने से हवा लग जाती है। लेकिन आप सोचो, जिस समाज की बच्चियां माएं बहनें सोच के लिए सड़कों पे खड़ी होती हो, वो समाज अपने आप को कैसे सम्मानित मानता होगा? भाई हमारा सम्मान बहन बेटियां होती है नहीं होती है? आप बताओ, होती है नहीं होती? तो जिनकी बहन बेटियां इस तरह से सड़क पे खड़े होके अपना जीवन इस तरह के चीजों से जिए, उनको तकलीफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 52 में आया लोकतंत्र और 52 से अब तक झंडे बदले, नेता बदले, नाम बदले, सरकारें बदली, लेकिन आज भी हमारी समस्या लोगों के लिए समस्या नहीं बनी। इस देश में एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें 50,000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं हर साल। पढ़ते हो ना एनसीआरबी का डाटा? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। अब क्योंकि हम भारत में रहते हैं, न्यायिक व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को भी जानते हैं किस तरह से राजनीति से इन्फ्लुएंस होती है सब चीजें। तो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 50,000 महिलाओं के साथ होती है। मैं मानता हूं कि 5 में से 1 मामला दर्ज होता है, 4 मामले वहीं के वहीं सेटलमेंट हो जाते हैं या डरा धमका के कर दिए जाते हैं। तो एक्चुअल आंकड़ा हर स्टेट में 2 से 2.5 लाख महिलाओं का है। मैंने लिखा एक आर्टिकल में कि एनसीआरबी को यह भी बता देना चाहिए कि ये महिलाएं किन वर्गों की हैं, तो शायद मेरे सोए समाज को एहसास हो जाए कि हर साल 2 लाख से ज्यादा बहन बेटियों को इस अन्य अत्याचार का सामना करना पड़ता है। तो बताओ ये आजादी कौन सी आजादी? इतने बड़े मुल्क में अगर हम एक्चुअल आंकड़ा निकालेंगे तो 10 लाख बैठेगा। 10 लाख महिलाओं को एक तरफ कहते हैं महिलाएं देवी का रूप होती हैं, फिर दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को नोचने का काम करते हैं। एक तरफ छुआछूत की, जातिवाद की, भेदभाव की बात करते हैं, वहीं फिर उनको अपमानित करने का काम करते हैं महिलाओं को। तो मैं क्या मानूं कि जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनके लिए इन बातों की महत्ता है क्या? मैं 12 फरवरी के भोपाल का आंदोलन आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे साथी गए भी होंगे। हमने बहुत सारी मांग रखी थी, लेकिन हुआ क्या कि एक साथी आते हुए एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई, भाई किशन लाल बागरी जी। मैं उनके घर गया उनके परिवार से मिलने। मैंने आज ये बात सुबह से कई बार बताई, आपको बतानी इसलिए जरूरी है कि आपको समझ आया, पढ़े लिखे लोग हो। 4.5 फीट का उनका गेट है। मैं झुक के उनके घर में एंटर किया ऐसे मैंने, और 6-6 फीट के उनकी छतें हैं और कच्चा मकान है उनका। जब मैं गया और मैंने पूछा कि भाई कच्चा मकान कब, शुरू से ही कच्चा है? तो मैंने उनके घर के आसपास देखे 3-4 मकान और कच्चे हैं।
तो मैंने इनको सब लोग कहा लीडरशिप को कि भाई पूरे मध्य प्रदेश के कच्चे मकानों का आंकड़ा इकट्ठा करो। और आपको जान के अचरज होगा कि पहले 10 दिन बाद ही हजारों मकानों का आंकड़ा हमारे पास आया कि हजारों मकान कच्चे हैं मध्य प्रदेश में। अब आप ये सोचो, जिन सरकारों ने ये भी नहीं महसूस किया कि भाई आपको पक्के मकान मिलने चाहिए। कुत्ता देखा आपने? कुत्ता, बैल, बकरी, भेड़ देखिए। अगर कोई इनको भी पालता है ना, छोड़ो, तोते को भी पालता है ना, उसके लिए भी रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है बताओ? उसको खुले में थोड़ा ही छोड़ता है। आप सोचो कि आपको इन सरकारों ने जानवर से भी कम क्यों आंका? क्यों आपके बारे में नहीं सोचा? आप नहीं जानते हैं, जो छात्र जीवन में है, कितनी बार ऐसा होता है कि ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होते होंगे जब कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जाते होंगे। ये भी नहीं पता होगा रात को जाके सोएंगे कहां। अक्सर ट्रेन पे पढ़ के कुछ समय गुजारा होगा। अक्सर उस दुकान के आगे से निकले होंगे, बड़ी सी दुकान के, कुछ खाने का मन होगा, जीभ कह रही होगी, पेट भूख से तड़फ रहा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जेब में पैसे ना होने के कारण ऐसे चुपचाप आगे निकल गए। और देखा कहीं कुछ भंडारे में कुछ मिल रहा हो तो कहीं से पेट भर जाओ। और ये सब लोग कहानी आप चेक करके देख लो। कहीं कोई तीज त्योहार आया होगा तो आपने भी सपने देखे होंगे, फिर ये देखा होगा जेब में तो कुछ है नहीं, तो छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे ही रख लेते हैं। ये जो आर्थिक गैर बराबरी है, ये क्यों है? इसका एक बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखो, जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम जो राजनीति कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, और सदियों से हमसे राजनीति होती आई। देश 15 अगस्त को आजाद हो गया 1947 में। 14 अगस्त को हम लोग गुलाम थे। असल आजादी वंचित वर्गों को मिली 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान ने समानता की बात की सबके लिए और अवसर की समता लेके आए कि हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। उससे पहले महिला डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS नहीं बनती थी। इस देश में अगर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। अगर आज द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम हैं तो इस देश के संविधान की वजह से। और जो तमाम बेटियां डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनी, प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री बनी, विधायक MP बनी, मंत्री बनी, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा था, 14 अगस्त को जो हमारी आर्थिक हालात थी, सोचो 14 अगस्त को मेरी जेब में 2 रुपए थे, तो आजादी के बाद एक दिन बाद 16 अगस्त को क्या मेरी जेब में 100 रुपए आएगा? कहीं से आएगा? अगर मेरे पास 14 अगस्त को 1 बीघा जमीन थी, कि क्या 17 अगस्त को मेरी जमीन 5 बीघे हुई क्या? या 14 अगस्त को अगर मैं भूमिहीन था तो 17 अगस्त को मुझे भूमि मिली क्या? अगर 14 अगस्त को मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो क्या 20 अगस्त को मेरे पास कोई फैक्ट्री आई क्या? संविधान से पहले जो कानून चलता था उसमें इन तबकों को अधिकारों से वंचित रखा गया था। क्या सरकार ने धन धरती राजपाट में बंटवारा किया क्या? कि देखो सुनील के पास जमीन नहीं और इसके मुकेश के पास जमीन है, सुनील को भी इसके बराबर जमीन दो। इसके महेश के पास उद्योग नहीं है, रमेश के पास उद्योग है तो महेश को भी उद्योग दो। अच्छा, अनुज के पास अकाउंट में 50,000 रुपए है तो इसको विनोद को भी 50,000 रुपए इसके अकाउंट में गिरो, तभी तो आएगी ना बराबरी। एक पिता अगर अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, देखो गौर करना, अगर पिता पे 1 लाख रुपए है और 4 बच्चे, कितने कितने पैसे का बंटवारा करेगा? जायज बंटवारा 25-25 हजार का। अगर वो ऐसा कर दे, एक को 10,000 दे दे, एक को 30,000 दे दे, बाकी को एक को 25,000 दे दे, एक को 35,000 दे दे, तो क्या झगड़ा नहीं हो जाएगा? क्या वो पिता से ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ गलत कर रहे हो आप? कहेंगे नहीं कहेंगे? तो आप ये सोचो कि जो देश में जो सरकार बनी, अंतिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या किया? तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये होना चाहिए था कि इस देश के धन धरती राजपाट में बंटवारा होकर हर व्यक्ति को पहले अपने पैरों पे खड़ा किया जाता। जिसके पास घर नहीं था उसको घर देते, जिसके पास जमीन नहीं था उसको जमीन देते, जिसपे रोजगार नहीं था रोजगार देते, सबको पढ़ने की आजादी, अच्छे इलाज की आजादी, तमाम तरह की सुविधाएं देते, फिर ये देश मजबूत होता। लेकिन हुआ क्या? जो गरीब थे उनको गरीब रखा गया, जो अमीर थे उनको अमीर कर दिया गया। एक ऐसा समय आया कि आज भारत का
मैं दलित वर्गों के लोगों को कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों तो आकलन करो, देश में आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। आदिवासियों कहना चाहता हूं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या, आप आकलन करो। मैंने तो एक सर्वे पढ़ा, आज तक का 54% दलितों पे एक गज जमीन नहीं है। ये आज तक का ऑफिशियल सर्वे था। तो यानी कि आजादी के आने के बाद हमें एक एक चीज के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। पहले मेहनत मजदूरी बंद कर अंधेरे में होती थी, अब खुले में होने लगी। और आपको जान के चरज होगा कि दुनिया की मंडियों में पशु पक्षी बिकते हैं, जानवर बिकते हैं, लेकिन भारत में इंसान बिकते हैं। सुबह अपने चौराहों पे जाना, हमारे लोग जाते हैं चौराहों पे कि कोई खरीदने के लिए आ जाए। कोई मालिक आता है 300-400 रुपए 500 रुपए खरीद ले जाता है और शाम के टाइम 500 रुपए देके उसको वापस भेज देता है। कुछ लोग तो बिक भी नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे ही वापस आ जाते बिना बिके। तो बात का सार ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संविधान के साथ कि संविधान में वोट का अधिकार मिला, 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी, किसान हो, मजदूर हो, सबकी वोट की कीमत बराबर है। इसलिए राजनीति में तो बराबरी आ जाएगी, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी तब तक समानता की बात करना मजाक उड़ाना होगा समानता का। और ना तो सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई, कैसे? ना तो जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हुआ और ना ही आर्थिक गैर बराबरी दूर हुई, ना ही लोग बराबर से पैसे वाले हुए, संपत्ति वाले हुए। तो इसका मतलब हम ठगे गए। अब हमें तय करना है कि हमें ठगी कब तक चला के रखनी। हमारे महापुरुषों में मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, एक नारा बहुत प्यारा उनका है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपकी संख्या तो बहुत है, हिस्सेदारी कितनी आप देख लेना आकलन करके। लेकिन एक नारा उनका बड़ा मजबूत था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आप ये सोचो, वोट भी आपका, राज भी उनका, चल रहा है। तो भाई आप अपनी महापुरुषों की बात के साथ कहां खड़े हो? और अगर ये सब लोग आपके हितैषी होते तो फिर आपके जीवन में समस्या होनी नहीं चाहिए थी। फिर हम यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं? पिछले मैं 1 घंटे से कह रहा हूं, मुझसे पहले साथी बहुत देर से कह रहे हैं कि भाई हमारी हालात बहुत खराब है, ये है वो है। इसका मतलब इन्होंने कभी हमारा भला चाहा नहीं और हमने अपने महापुरुषों की बात की पहरेदारी नहीं की है। क्योंकि अगर वोट हमारा है तो राज किसका होना चाहिए? तो वोट तो हमारा है ना, राज किसका है? और हमारे भी कुछ लोग उनके पीछे खड़े हो कहते हैं हमारा भी राज है, हमारा भी राज है। भाई आप बताओ, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। अगर किराए के मकान में रह के कोई ये सोचने लग जाए कि वो मालिक हो गया तो क्या मालिक बन सकता है? मालिक मालिक होता है। जिस दिन मालिक का मन करेगा कहेगा तेरे चलो बर्तन उठा चल भाग, कहेगा नहीं कहेगा? यही होता है ना मालिक। किराए के मकान में रह के हमारे लोग खुद को मालिक समझते हैं। क्या उनकी हैसियत है? आप छोड़ो, इसका उदाहरण प्रैक्टिकली सुनो। 131 एमपीए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? कितने हैं? 131। अगर आज कह दें पार्टी को छोड़ के एक तरफ होके अपने समाज के हालात को वास्तविकता में जानते और ये कह दे कि अगर कल से कोई न्याय हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे, सरकार गिरा देंगे, अगले दिन प्रधानमंत्री चरणों में बैठा होगा आपके। लेकिन उनकी हिम्मत और हैसियत है कि कह दें कुछ। गुलाम से उम्मीद करते हो कि गुलाम आपकी बात कहते? गुलाम अपनी बात नहीं कहता। गुलाम का एक ही काम होता है, गुलामी करना। वो हाथ जोड़ के कहता है मैं इनको तनख्वाही नेता कहता हूं, इनको तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह के आधार पर बेचारे आगे बढ़ते रहते हैं। बाकी अगर आप बताओ आज संविधान पे खतरा है या नहीं? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। बस एक जवाब अपने मन से मुझे देना, आवाज आनी चाहिए। जब लोकतंत्र में सारी पार्टियां यहां हैं तो फिर खतरा किसके, इनके रहते कैसे हुआ बताओ? अगर चौकीदार मजबूत है तो चोरी का खतरा क्यों है बताओ? यानी कि चौकीदार मजबूत, अगर चौकीदार मजबूत नहीं है चोर है? नहीं, ये वाले चोर नहीं है, ये चोर के साथी। तो इसका मतलब चौकीदार आपको मजबूत बनाना चाहिए। अब आप सोचो जब आप पे इतने मजबूत चौकीदार है, काहे को पड़े उनके चक्कर में? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा आजमाए हुए को अजमाना नहीं जय चंद्रशेखर, आजमाए हुए को अजमाने का मतलब होता है कि दोबारा ठगने के लिए तैयार हो जाना, ठगे जाने के लिए तैयार हो जाना। एक आदमी जो धोखा देने का जिसका नेचर है,
और मैं ये उम्मीद करूं वफादारी करेगा, वो कल भी धोखा देगा जिसने कल धोखा दिया है। इसलिए मेरे पिता ने कहा कि अजमाए हुए को अजमाना नहीं चाहिए, अगर अजमाए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया। इसलिए अजमाए हुए को अजमाना बंद करो, अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ाओ, अपनी ताकत बनाओ, लोकतंत्र की वैल्यू समझो और अपने वर्गों के बारे में सोचो। सब लोग सोचते हैं, आप कोई गलत काम थोड़ा ही करोगे। अगर मैं अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूं तो कोई गलत काम थोड़ा ही कर रहा हूं। जब दूसरे लोग नहीं सोच रहे तो मुझे तो सोचना पड़ेगा। आखिरी बात, अपनी बात को समाप्त करते हुए, बड़ी अच्छी ऑडियंस है, बहुत ध्यान से आपने सुना। एक सीख मेरी आपको है, क्योंकि मैं देश भर में घूमता रहता हूं तो मैं लोगों से बात भी करता हूं, इंटेलेक्चुअल लोगों से। तो एक साथी ने मुझसे कहा कि भाई मैंने किसी से बात की तो मैंने उसको कहा कि आपके पास सब कुछ तो है, फिर आप ये आंदोलन क्यों चला रहे हो हमारे खिलाफ। तो उसने जो बात कही वो आपके लिए आपको गौर करनी चाहिए। कहा कि हम अपने लिए नहीं जीते, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जीते। आप भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जीना शुरू करो। आप तो शिक्षा ले चुके हो ना, या ले रहे हो ना। आपको लगता है गरीब के बच्चे इस देश में 5 साल बाद पढ़ पाएंगे? आप तो वोट दे रहे हो ना। आपको लगता है गरीबों के बच्चे या वंचितों के बच्चे 5-10 साल बाद वोट दे पाएंगे इस देश में? आप तो अस्पताल में इलाज करा पा रहे हो, घूम पा रहे हो, आजादी की जिंदगी जी पा रहे हो। आपको लगता है आने वाली पीढ़ियां ये सब उनके पास बचेगा? तो आप भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जीना शुरू करो। नहीं जियोगे तो देखो दुश्मन तो अपना काम कर रहा है। जो दुश्मन से उम्मीद लगाए बैठे कि दुश्मन उनका भला करेगा तो वो महामूर्ख है। भाई दुश्मन का कहा, अच्छा दुश्मन आज सत्ता में बैठ के आरक्षण नहीं खत्म करेगा तो अच्छा बताओ क्या करेगा? आपको आरक्षण बढ़ा के देगा कि लो भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, है? सोचो ना, दुश्मन क्या कहेगा? लो भाई तुमने नारे दिया जिसकी संख्या वाली तुम्हारी 85% आबादी, लो 85% आरक्षण रखो, है? ये कहेगा? है कहेगा 85-5% भी नहीं दूंगा तुम्हें, भूखे मरने के लिए छोड़ दूंगा, ऐसे हालात कर दूंगा कि रोटी रोटी के लिए मांगते फिरोगे, फकीरों जैसे जिंदगी जी। तो वो तो कर रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म है। भाई ने बताया पेपर पटवारी भर्ती में इस तरह से अपने अपने लोग चले गए। और तुम्हारे यहां तो सबसे बड़ा घोटाला हुआ व्यापम। मिली किसी को सजा? क्या मिली? क्या सजा वो दे सकते हैं जिनके हाथ में न्याय की कुंजी हो, जो न्याय कर सकते हो। न्याय की जज उनके, वकील उनके, एजेंसियां उनकी, पत्रकार उनके। तो आपके पास है क्या भाई? एक ही ताकत है, वोट। अगर इस वोट का भी सही प्रयोग नहीं किया तो आप अपने हालातों के खुद जिम्मेदार होंगे। एक आखिरी निवेदन मेरा पुलिस के लोगों से है। मुझे किसी साथी ने बताया था कि पुलिस के लोग कह रहे हैं कि ये परमिशन का प्रोग्राम नहीं है भाई, मुकदमे कर देंगे। प्यारे भाइयों, गलत बात नहीं। ये 6 साल से चला आ रहा है। सड़क पे मैं अभी आया, सारे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, किसी के पास परमिशन नहीं। ये भी हमारे इतिहास का काम, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। हम अपने इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं। मैं भी समाज का हिस्सा हूं, राजनीतिक दल से भी पहले मैं इस समाज का बेटा हूं, भाई हूं। और ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। प्रधानमंत्री भी अपने घर जाके अपने परिवार के लोगों से बात करते हैं। सभी मुख्यमंत्री भी अपने अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अपने परिवार समाज में जाते हैं। गलत कोई करे उसके साथ गलत करो, समझ आता है। लेकिन अगर आप ये सोच बैठो कि बाबा साहब अम्बेडकर की औलादें डर जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, गलत बात। जिनका इतिहास ही संघर्षों से लिखा गया वो डरने वाली औलादें तो है ही नहीं। लेकिन मैं इनकी भी हौसले की दाद देता हूं। मैं जानता हूं इनको कितने फोन कॉल क्या क्या नहीं कहा गया होगा, क्या क्या नहीं कर देंगे, क्या ये सुनो तुम्हारी तरफ आंख उठी तो उज्जैन में कोई पैर नहीं हिला पाएगा। इस बात को याद रखना, वचन है मेरा।
पूरे भारत के लोगों को उज्जैन के लिए कहकर उज्जैन में आके बैठ जाऊंगा और सारे काम छोड़ दूंगा। याद रखना, तुम जानते हो जवान देके चंद्रशेखर आजाद मुकरता नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। मैं अपने परिवार के बीच में हूं, अपने परिवार से बात कर रहा हूं। ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनको पता है इनको क्या फैसले लेने 2023 में। गलत काम गलत बात नहीं। मैं भी पढ़ा लिखा वकील हूं, जिस तरह से जिस उसमें करना चाहो उसमें बात कर लेना। मुझे इनपुट मिला तो सारी यात्रा रोक के कल पूरी यात्रा यहीं से शुरू होगी उज्जैन में। 6 साल से जो कार्यक्रम चला रहा है वो सदियों सदियों चले, उससे हजारों हजारों लोग तैयार होकर देश दुनिया में कमजोर वर्गों की आवाज बने। क्या बुराई है इसमें, किसको तकलीफ है? मुख्यमंत्री जी को होनी नहीं चाहिए, वो तो हमारे ही अपने हैं। वो अलग बात है कि जन्मे हमारे यहां है, काम हमारा नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो हमारे अब बीच में से ही। अभी देखा था आपने कितनी गालियां दी उनको, एक आंदोलन हुआ था भोपाल में, कितनी गालियां दी आपने देखा ना। हमें तकलीफ है कोई हमारे व्यक्ति को गाली देगा, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको दी मुख्यमंत्री होते गालियां। ये एहसास देखकर वो दी या नहीं दी, आपने सुनी हो कि बहुत वायरल हुई। क्या क्या नहीं कहा मुख्यमंत्री जी को। मैं तो उनका देखो मैं कितना सम्मान करता हूं उनका। मैं तो ये समझता हूं वो थक गए, उन्होंने बहुत काम कर लिया, अब उनको आराम करना चाहिए, एक उम्र होती है यार। और उन्होंने एक योजना चलाई, लाडली बहन योजना। मैं तो उनकी योजना का प्रचार कर रहा हूं। 1250 रुपए दे रहे हैं। 1250 में क्या होता है मुख्यमंत्री जी कोई बताए? 12,500 देने चाहिए। 3,01.4 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का। आधी आबादी बैठती है महिलाएं। अगर 1 लाख करोड़ भी उन पर खर्च कर दोगे उनकी तरक्की पे, तो क्या बिगड़ जाएगा मुख्यमंत्री जी? समझ रहे हो? नहीं, उनको गणित नहीं आता है। मेरा बस चले, मैं 12.5 लाख रुपए दूं महीने के इनको। क्या बात कर रहे हो? इन्हीं से तो घर चलता है भाई। ये खुश तो सब खुश, या नहीं? तो इसलिए अभी उनको मैं कोशिश करूंगा कि इस बार हम लोग अपनी ताकत बना के और विधानसभा में इस बातों को हमारे नेता लेके आए कि 12,500 में कुछ नहीं होता। अभी आप स्टडी करना नौजवान लोग, विदेशों में सोशल सिक्योरिटी मिलती है। जो लोग कमा नहीं रहे हैं, जिन पे रोजगार नहीं है, उनको अपने जीवन यापन करने के लिए सरकार पैसा देती है। और भारत के रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए उनको 1,70,000 1,80,000 रुपए करीब अपने जीवन यापन करने के लिए महीने के मिलते हैं। क्या देती है हमारी सरकार? हर चीज पे टैक्स लेती है। अब तो कुछ दिनों में बोलने पे भी टैक्स लेगी, देख लेना। सांस लेने पे भी टैक्स लेगी। ये चादर पे टैक्स है, इस माइक पे टैक्स है, लाइटों पे टैक्स है, आपके टेंट पे टैक्स है, आपने झंडा खरीदा उस पर टैक्स है, माचिस की सीख पे टैक्स है, आंख में डालने वाली दवाई पर टैक्स है, चश्मे पे टैक्स है, बाल काले करने वाले, बाल धोने वाले शैंपू पर टैक्स है, बाल काले करने वाले केमिकल पे टैक्स है। हर चीज पे टैक्स है भारत में। अब तो दूध दही अनाज पे टैक्स लगने लगा है। हर चीज से पैसा लेती है सरकार और देती क्या है? 0। आखिरी बात सुन लो, आपके काम आ जाएगी, ये भी बतानी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों समाज का आईना हो। सरकार पे 1.4 लाख करोड़ का बजट है सरकार। कितना है? 1.4 करोड़ का। ठीक है। अब ये बजट आता कहां से है पता है आपको? मुख्यमंत्री 1250 रुपए कहां से दे रहे हैं? हाँ, जान लो। ये जो टैक्स लगा हुआ है आपके सारे चीजों पे, कुछ टैक्स ऐसे हो जो सेंटर को जाते हैं, कुछ जाते हैं स्टेट को। जैसे पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, सरकार सेंटर अलग लगाता है, स्टेट अलग लगाता है। पानी पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स, वाटर टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स।
ये जो सारे टैक्स है, ये पैसा जहां इकट्ठा होता है, वो कोस्ट जो है ना, वो बजट होता है। प्राकृतिक रिसोर्स है कुछ स्टेटों के पास, कहीं कोयला निकलता है, कहीं खनन निकलता है, कहीं कुछ और निकलता है, कहीं रेत है, कहीं ऑयल है। ये सारा जो टैक्स है, ये बजट होता है सरकार का। तो यानी कि जनता के पैसे को जनता पे खर्च करने का की जिम्मेदारी दी है लोकतंत्र ने सरकार को। इसमें अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी जाती है, इसमें अलग अलग मदों में अलग अलग पैसे भी जाते हैं। पहले हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलती थी, एजुकेशन का बजट आता था कमजोरों के लिए, हॉस्टल्स के बजट आते थे बहुत अच्छे अच्छे। ये सारे जो प्रक्रिया है, इसमें सरकार एक लोक कल्याणकारी समिति है। जैसे आप अपनी छात्रावास की एक समिति बना दो, एक अध्यक्ष और बाकी लोग चुन के आप ऐसे बना दो कि बैठ के कि ये अध्यक्ष है ये, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक वोट डाल के बना दो। उनका काम क्या है कि जो